अब देहरादून से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ पहुंचना हुआ और भी आसान। जॉली ग्रांट से नई हेली सेवा शुरू। मुख्यमंत्री ने फ्लैग ऑफ कर नई सेवा का किया शुभारंभ। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटे मुख्यमंत्री धामी एम्स पहुंचकर नवनिर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी ने लिया रायपुर थाना मार्ग पर आपदाग्रस्त क्षेत्र का जायजा। पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। पुल को जल्द दुरुस्त करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। बीजेपी महामंत्री ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा वैध भर्तियों को अवैध करार रही कांग्रेस। बेवजह की बयानबाजी नहीं करे कांग्रेस। और पौड़ी के गगवात सीयू में अभी तक नहीं हुआ झील बनने का सपना साकार। पैसा देने के बावजूद भी निर्माणदायी संस्था नहीं कर पाई काम पूरा। विधायक ने जताई नाराजगी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बाल रोग चिकित्सा विभाग में नवनिर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश एम्स का लाभ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य यूपी और आसपास के राज्यों को भी मिल रहा है। जल्द ही एम्स का सैटेलाइट कुमाऊं क्षेत्र में भी बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बेहद खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्हें लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार करने का मौका मिल रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वन मंत्री भी मौजूद रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी गुना एम्स भी बढ़े हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश हमारा आज यहाँ पर पीकू बेड, छोटे बच्चों के लिए आईसीयू बेड का जो यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ, उससे लगभग हमारे पूरे उत्तराखंड समेत आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को उसका सेवा का अवसर मिलेगा। ऋषिकेश एम्स से लोगों को, हजारों लोगों को रोज़ की ओपीडी सेवाएं मिलती हैं। उस क्षेत्र में भी ओपीडी सेवाएं जो काफ़ी अच्छे स्तर की, और मैं कहूँ कि एक अच्छा संस्थान, एक विश्वसनीय संस्थान खुलेगा, जिससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और आज जो बच्चों का हमारा यहाँ पर ये पीकू वार्ड का उद्घाटन हुआ, उससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून से पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया। ये हेली सेवा हल्द्वानी, पंतनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तक चलेगी। 7 सीटर पवन हंस की ये सेवा अभी सप्ताह में 1 दिन चलेगी। इस मौके पर सीएम धामी ने हेली सेवा के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत राज्य में जो हेली सेवाएं चल रही हैं, ये उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री और प्रभारी मंत्री टिहरी डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने टिहरी जिले के ग्राम पंचायत कुमालजा और सीतापुर में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से वार्ता कर उनकी समस्या भी जानी। साथ ही स्थानीय प्रशासन से नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि प्रभारी मंत्री डॉक्टर अग्रवाल सर्वप्रथम ग्राम पंचायत कुमालजा पहुंचे। यहां उन्होंने क्षतिग्रस्त कृषि विपणन केंद्र और बहे मंदिर का निरीक्षण किया। इस मौके पर उप जिला अधिकारी लक्ष्मी राज चौहान से नुकसान की स्थिति जानी। उप जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत कुमालजा में महिला मिलन केंद्र, खेल मैदान और यूनियन बैंक की बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया है। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने देहरादून के मालदेवता में बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लिया और पीड़ितों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना है। साथ ही संभावित मदद की बात कही। मालदेवता में बाढ़ से 11 पीड़ित परिवार अब शिव जूनियर हाई स्कूल में ठहरे हुए हैं। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने इस दौरान कई स्थानों का जायजा लिया जहां काफी नुकसान हुआ है। तीसरी बार इस एरिया में हुआ है ये घटना।
2013-14 में भी हुआ था, अभी भी उनको घटना होने बहुत ही दुख की बात है। और जो परिवार में मृत्यु हुआ है उनको भी हम लोग सब मिलकर अपनी तरफ से कह रहे हैं। जो हुआ है बहुत ही दुख की बात है। और जो लोग हॉस्पिटल में हैं उन लोगों को भी हम मिलेंगे और उन लोग के लिए जैसा हो सकता है हम लोग सभी मिलकर करेंगे। और मेन चीज़ मुझे ऐसा लगा कि आज के समय में जो बार बार जो घटना हो रहा है, ये नदी के किनारे जो है, ये इसको क्लियर करना। उत्तराखंड की गौली नदी में खनन कार्य शुरू किए जाने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक धनंजय मोहन ने वन संरक्षक दीप चंद्र आर्य, डीएफओ संदीप कुमार के साथ गौली नदी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान धनंजय मोहन ने कहा कि खनन का कार्य स्थानीय रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको नियम के तहत ही खोला जा सकता है। इसकी तैयारियों के लिए निरीक्षण किया गया। खनन सीजन शुरू होता है तो उसी तैयारी के संबंध में हम लोग आए थे। और अभी आपने देखा होगा हमारे वन निगम के जो एमडी साहब हैं उन्होंने भी जो है मौके का निरीक्षण किया हुआ। तो कोशिश हमारी ये है कि समय पर इसको खोल दिया जाए। हमारे वन निगम और वन विभाग का जो है सामंजस्य रहता है। अब जानते हैं कि जो खनन कार्य मुख्य रूप से जो है वन निगम द्वारा किया जाता है और हमारा उसमें जो है जो भी रेगुलेशन है नियमित जो है वो चलता है। जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से खोली जाएगी और इसके लिए निगम और वन विभाग के अधिकारी सब साथ हैं आज, और आगे भी विचार विमर्श करके जो नियत है उसी से खोलने का प्रयास होगा। तो हमारी ऐसी नदी है जिसमें हम बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, चीज़ें काफ़ी सेट हैं और आपसी तालमेल से ही सारा काम होता है वन विभाग और वन निगम का। और ये आप जानते ही हैं कि स्थानीय आजीविका से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। बस जो हम शेड्यूल्स हमारे बने हुए हैं उन्हीं को फॉलो करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर चमोली में गोपेश्वर हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। सभी डॉक्टर ट्रांसफर एक्ट के अनुरूप अपना ट्रांसफर कराए जाने और स्नातक डॉक्टर्स को वेतन का 25% प्रोत्साहन राशि दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अन्य 11 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य सेवा संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमने ये देखा गया जो चिकित्सक पहाड़ में जो सेवाएं दे रहे हैं उन्हें कब तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। तो हमारी सबसे पहले ये मांग यही है कि इसमें ट्रांसफर एक्ट लागू किया जाए, ताकि जो पहाड़ में जो फंसे हुए चिकित्सक हैं या जो दूरस्थ क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें भी ये लगे कि इतने साल बाद हमारा भी स्थानांतरण होगा। हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अभी 30 अगस्त तक हम काली पट्टी बांध के काम करेंगे। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि फिर आगे क्या करना है। हमारी कुछ मांगे हैं, उनमें से प्रमुख यही है कि जो लंबे समय से दुर्गम क्षेत्रों में तैनात हैं उनको सुगम्य क्षेत्र में किया जाए और पीजी में जाने वाले चिकित्सकों को पूर्ण वेतन दिया जाए और चारधाम यात्रा में जाने वाले चिकित्सकों को खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं। पौड़ी के गगवाड़ा सियूं घाटी में लोगों को झील का सपना दिखाकर 5 चेक डैम बनाकर छोड़ दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीसी खंजूरी के ड्रीम प्रोजेक्ट की झील सपनों की झील बनकर रह गई है। 6 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद सिंचाई विभाग केवल 5 चेक डैम ही बना पाया है। अब विभाग चेक डैम को झील का आकार देने के लिए सरकार से 11 करोड़ की मांग कर रहा है। वहीं इस मामले में विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि पूरी राशि जारी कर दी गई है, बावजूद इसके काम पूरा नहीं हुआ है। विधायक राजकुमार पुरी ने सरकार से झील निर्माण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। जो झील बनी है उसके लिए जो स्वीकृत पैसा था और जो उसका नक्शा था, प्लान था, उसके अनुसार उसको पैसा स्वीकृत किया गया था। अब वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। जो कार्यदायी संस्था है उसकी जांच होनी चाहिए कि उसने वो पैसा डाला कहाँ, उसने काम पूरा क्यों नहीं किया। अभी तक तो उसका जो है अर्निंग स्रोत पैदा हो जाने चाहिए थे। उसमें झील जिस मकसद से बनाई गई थी, जो उसका खाका था, प्रारूप था, उसके अनुकूल झील नहीं बनी है, तो क्या कारण है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये मैंने डीएम से पहले भी कहा है। देहरादून प्रेस क्लब में पीआईबी के अपर महानिदेशक विजय कुमार ने जिंगा इंडिया के सहयोग से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम्स की एक श्रृंखला आजादी क्वेस्ट के शुभारंभ के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को सामने लाने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 24 अगस्त को आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया था।
ये स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदानों का सम्मान करने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की एक श्रृंखला में एक और कदम है। ये गेम ऑनलाइन गेम खेलने वालों के विशाल बाजार का उपयोग करने और गेम के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने की दिशा में एक प्रयास है। प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है आज़ादी क्वेस्ट। ये एक सीरीज़ ऑफ ऑनलाइन गेम्स हैं जिसके जरिए हम लोगों का प्रयास ये है कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन को कंबाइन किया जाए और हमारी जो युवा पीढ़ी है जिसका अटेंशन ऑनलाइन गेम्स की तरफ काफ़ी बढ़ चुका है पिछले काफ़ी सालों में, उनको हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है जो 1857 से 1947 तक का ये पीरियड कवर करते हैं दोनों गेम, उस फ्रीडम स्ट्रगल से दोबारा से उनको परिचित कराया जाए, ये इसका उद्देश्य है। उधम सिंह नगर के लक्ष्मीपुर खेड़ा में पुलिस ने बिजली विभाग के फर्जी एसडीओ को गिरफ्तार किया है। दरअसल गांव में 3 लोग बिजली विभाग के अधिकारी बनकर छापेमारी कर रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने एक युवक को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें युवक फर्जी एसडीओ निकला, जिसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस फरार 2 युवकों की तलाश में जुट गई है। एक व्यक्ति 2 लोगों के साथ आया था, उसने जो है वहाँ पर कुछ लोगों को परेशान किया कि इसमें आप लोगों के ऊपर जो है जुर्माना पड़ेगा, और फर्जी एसडीओ बनकर आया था। इस संबंध में जो है पब्लिक की तरफ से जो है कुछ लोग को पकड़ के लाया गया, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा प्रकाश में आया है कि इसमें जाकिर नाम के व्यक्ति के खिलाफ जो है कुंडा में भी पूर्व में भी इस प्रकार के आपराधिक इतिहास है और उस संबंध में भी विवेचना की जा रही है। कालाढूंगी में बढ़ती चोरियों को लेकर संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिला अधिकारी के नाम तहसीलदार प्रियंका रानी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सोसाइटी पदाधिकारियों ने चोरियों की रोकथाम को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। साथ ही ऐसा नहीं होने पर जन आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी के तहत एक अपने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। इसमें जिस तरीके से कालाडूंगी में चरस और स्मैक की तस्करी हो रही है और दिन प्रतिदिन हमारे कालाडूंगी और इससे लगे हुए गांव क्षेत्र के युवा उसमें फंसते जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और फिर नशा करने के बाद कालाडूंगी और गाँव में चोरियाँ हो रही हैं, जिससे कालाडूंगी की जनता और कालाडूंगी व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। तो उससे हमने कुछ कार्रवाई करने के लिए हमारी पुलिस शायद उस पर कोई कार्रवाई सख्ती से नहीं कर रही है, इसलिए ये हो रहा है और इस पर कार्रवाई इसलिए हमने तहसीलदार मैडम को ये ज्ञापन दिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो तो हम इससे आगे डीएम साहब को और पुलिस कमिश्नर जी को भी ये पत्र देंगे और एक इसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे, जागरूक अभियान जो होना बहुत जरूरी है। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी के द्वारा ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को जो संबोधित है दिया गया है और इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि कालाडूंगी में नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है, इस संबंध में थानाध्यक्ष और सीओ साहब को जो है इसमें वार्ता की जाएगी और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया जाएगा उप जिलाधिकारी महोदय की स्थिति। लोहाघाट ब्लॉक में नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ चमदेवल जीजीआईसी स्कूल की छात्राओं ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है। स्कूल में शिक्षिकाओं की कमी दूर करने और भवन की मरम्मत करने की मांग की गई है। सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के उलट ये तस्वीरें हैं, जहां छात्राओं को पढ़ाने के लिए न शिक्षक है और न ही कोई जगह। बारिश में छतों से पूरी तरह पानी टपक रहा है। विज्ञान और गणित की टीचर न होने के कारण हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कुछ मेरे साथ के कुछ छात्र हैं जो मतलब इन विषयों के कारण दूसरे स्कूल में जा चुकी है। इसलिए बहुत सीमांत क्षेत्र होने के कारण बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सही साबित नहीं हो रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में विज्ञान और गणित की छात्रा न होने के कारण बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है और हमारी जो प्रधानाचार्य हैं वो हमें बड़ी मुश्किल से पढ़ा रही है। विद्यालय परिवार ने और अभिभावक संघ ने एक जिम्मेदारी दी है। पीटीए का अध्यक्ष मुझे निर्विरोध चुना गया है। इस नाते मैं अभी विद्यालय में गया और मैंने देखा कि यहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है। इतने बड़े इंटर कॉलेज में मात्र 6 शिक्षकों के द्वारा ही यह पठन पाठन कराया जा रहा है और इनके भरोसे यह विद्यालय चल रहा है, जबकि इसमें 9 प्रवक्ता हैं, LTK हैं और प्रधानाचार्य हैं। कोई भी जो है अभी हमें उपलब्ध नहीं है। सरकार एक तरफ से कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ इन बेटियों के लिए एक न बापू है यहाँ और ना ही एक चतुर्थकर्मी है और ना ही जो है यहाँ पर एक प्रधानाचार्य हैं और जिससे जो है बच्चों को बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में।
देहरादून और भोगपुर रोड पर मौजूद सौंग पुल बारिश की भेंट चढ़ गया था और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार कराया, जिससे लोगों की दिक्कतें काफी कम हो गई है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मयूर उपाध्याय ने। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत जल्दी ही रास्ता बनवाया सरकार ने। हम बहुत आभारी हैं मुख्यमंत्री, उसका धामी से बहुत जल्दी रास्ता खुलवाया। धन्यवाद। जिस तरीके से एक हफ्ते पहले की जो आपदा आई थी उसमें ये पुल टूट चुका था और औपचारिक रास्ता इसमें बना दिया है सरकार ने, इसलिए ग्रामीणों ने धामी जी की तारीफ करते हुए ये कहा है कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून से IND के लिए मयूर उपाध्याय की रिपोर्ट। लोहाघाट में मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने लोहाघाट, बाराकोट और पार्टी के लोक सूचना अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लिया गया। साथ ही सूचना अधिकार अधिनियम के संबंध में विभागवार समीक्षा की गई और सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले आवेदनों के निस्तारण किए जाने पर संतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को 30 दिन के भीतर सूचना देने के निर्देश भी दिए हैं। उन्हें इसका रिवाइवल कर रहे हैं और आपको खुशी होगी ये जान के कि जनवरी से जुलाई तक 7 महीने के अंदर हमने आयोग ने 2000 केसेस सुने हैं और लगभग 1500 केसेस का निस्तारण किया है। हरिद्वार में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां टेहरा टोंगिया गांव में प्राथमिक स्कूल प्रबंधन को लाखों का बिल थमा दिया गया। जिले में एक ऐसे प्राथमिक स्कूल का बिल 6,20,622 रुपए आया है, जहां ना मीटर लगा है और ना ही रात भर बल्ब जलते हैं। महज 3 से 4 कमरों का बिल लाखों में आया है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्राचार्य ने बताया कि 2018 में करीब 15,000 का बिल आया था, जिसमें 8,000 रुपए जमा किए थे और अब कोरोना में 2 साल स्कूल बंद रहने के बावजूद लाखों का बिल थमा दिया गया है। विद्यालय का मार्च 2018 में विद्युत बिल 15,120 रुपए था। मार्च 2018 में ही 8,000 रुपए जमा करने के उपरांत शेष 7,120 रुपए रह गया था। कोरोना काल 2019, 20, 21 में विद्यालय बंद होने के कारण वर्तमान में विद्युत बिल 6,20,622 रुपए दर्शाया गया है, जो सरासर गलत है। पिरान कलियर में आगामी उर्स मेले को लेकर दरगाह प्रशासन ने 1 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ दरगाह मेले क्षेत्र की सरकारी जमीन पर से सख्ती से अतिक्रमण हटाया। वहीं मौके पर रुड़की तहसीलदार, दरगाह प्रशासन, सिंचाई विभाग की टीम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासनिक टीम ने दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी। जो आगामी उसका मेला है कलियर में होगा, तो उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय और SDM साहब ने मीटिंग ली हुई है और उसमें बिल्कुल सख्त तरीके से हमें कहा गया है कि जो अतिक्रमण है गवर्नमेंट लैंड पे और अन्य विभागों की संपत्ति पे, तो मेले को देखते हुए, क्योंकि इस बार काफ़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हैं, तो उनकी सुविधा के लिए अतिक्रमण हटवाया जाना बहुत जरूरी है। वो चिन्हित किया गया और उसको हटवाने की कार्रवाई आज की जा रही है। रुड़की तहसील के धनोरी गांव में काफी दिनों से 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें बबली सैनी की शिकायत पर प्रशासन की टीम गांव पहुंची और मामले में जांच पड़ताल कर दोनों पक्षों में समझौते की कोशिश की गई, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति न बनने पर उन्हें तहसील कार्यालय बुलाया गया। ये जमीन मेरे नाम है, मेरे दादा से मेरे ससुर को मिली, ससुर से मैंने खरीदी। तो अब इन्होंने, हमें पता नहीं था इस बारे में। मैं कैंसर पीड़ित हूँ 7 साल से, 2015 से, और अब हम जैसे मेरा ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो गया, मुझे पता लगा कि मेरी ज़मीन का कब्जा नहीं छोड़ रहे। हमने कोशिश करी, इन्होंने बार बार ऐसे बैठा के पंचायत करके सुबह को देंगे, सुबह को देंगे, सुबह को नहीं दिया। और अब बोलने लगे कि इन्होंने पता नहीं क्या लिखवाया, ये 61/4 निष्कर्ष कर दिया जाए। खसरा नंबर 61 है, जिसमें बबली का और इनका आपस का विवाद चल रहा है।
कब्जे के संबंध में इन्होंने बैनामा खरीदा है और इनकी दाहिलाई ज़मीन है, सबकी बंटवारा हुआ है आपस का। तो उसकी हमने कुर्रों के हिसाब से जितना जहाँ जिसका कब्जा है, 3 आदमियों के 3 पार्टियों के कब्जे हैं इनके आपस के, उनके कब्जों के हिसाब से हमने नापा है। लोहाघाट में बुधवार को 2 नाबालिगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर बाल कल्याण समिति ने गहरी चिंता जताई है। बाल कल्याण समिति के सदस्य राजेंद्र गरकोची ने कहा कि खेलने कूदने की उम्र में क्षेत्र में 2 नाबालिगों द्वारा उठाया गया आत्मघाती कदम काफी गंभीर मामला है, समाज के लिए काफी चिंतनीय विषय है। जल्द ही बाल कल्याण समिति क्षेत्र के सभी विद्यालयों में बच्चों और अभिभावकों की काउंसलिंग कराएगी। बच्चों की काउंसलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे और यह समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है कि आज नौनिहाल जो है, जिस उम्र में इनको खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में यह लोग इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं जो समाज के लिए आगे जाके घातक हो सकता है। इसके लिए हम बहुत जल्दी हमारी कमेटी और संबंधित विभाग इसके लिए जन जागरूकता कार्यक्रम और विद्यालयों में जाके काउंसलिंग का कार्य करेगी। बच्चे अपने को समाज से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, समाज में इनका घुलना मिलना नहीं हो पा रहा है, परिवार में वह माहौल नहीं मिल पा रहा है जो नौनिहालों को मिलना चाहिए। इसके लिए सामूहिक जो परिवार प्रथा पहले चलती थी, बच्चे अकेलापन महसूस करने लगे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ समय बिताएं घरों में, और इस सोशल मीडिया से मेरा निवेदन होगा कि सब लोग दूर रहने का कार्य करेंगे। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है, जिसके चलते लोहाघाट में पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के तत्वावधान में छात्र छात्राओं और पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली। वहीं लोगों से बाल भिक्षावृत्ति की जानकारी पुलिस के आपातकालीन नंबर पर देने की अपील की। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है भिक्षावृत्ति और बाल श्रम के खिलाफ, इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन मुक्ति। इसकी थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दो। इसका मेन उद्देश्य है बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम करने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा के लिए प्रेरित करना। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे जिंडी, नीडल, सुनखुरी, सुल्ला, पासम आदि सीमावर्ती क्षेत्र में चल रहे गौरा महोत्सव के अंतिम दिन मां गौरा को हजारों क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ विदाई दी। क्षेत्र की महिलाओं ने गीत गाते हुए मां गौरा को नम आंखों से कैलाश के लिए विदा किया और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं दूरस्थ सुनखुरी में गौरा महोत्सव के अंतिम दिन मां गौरा की विदाई के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। क्षेत्र के पंडित मदन कॉलोनी ने बताया कि गौरा विदाई के दिन पुरुषों द्वारा महाभारत के अंतिम युद्ध का वर्णन किया गया और महिलाओं द्वारा मां गौरा की प्रतिमा में अक्षत पुष्पों की वर्षा करते हुए विदाई गीत गाए गए। उत्तराखंड अपने कई खास लोक पर्वों को लेकर प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक खास लोक पर्व है सातु आछू पर्व। भगवान के साथ जुड़ने का जरिया बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र में लोग इसे बड़े स्तर पर मनाते हैं। सालाना भाद्रपद मास की सप्तमी अष्टमी को ये पर्व मनाया जाता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।